नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में करीब 500 सालों तक कोई ऐसा साम्राज्य नहीं खड़ा हो पाया जिसने राजनीतिक रूप से भारत की सीमाओं को एक किया हो या फिर मौर्य साम्राज्य जैसा कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हो। पूरे देश में कई छोटे बड़े राजवंश पैदा हुए जो आपस में लड़ते रहते थे। इन साम्राज्यों में शुंग राजवंश से लेकर सातवाहन और कुषाण राजवंश सत्ता में आए। फिर करीब 500 साल बाद चौथी शताब्दी में कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद एक नया साम्राज्य उभरा जिसे कहा गया गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की खासियत यह थी कि यह साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन इस साम्राज्य ने उत्तर भारत को पॉलिटिकली एक किया था। गुप्त साम्राज्य के अंडर करीब 100 सालों तक उत्तर भारत पॉलिटिकली यूनाइटेड रहा और इसी काल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह है कि इस काल में कला और संस्कृति का तो विकास हुआ ही, साथ ही गणित, विज्ञान और धर्म का भी बड़े पैमाने पर विकास हुआ। यह वो कालखंड है जिसकी बदौलत राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अंग्रेजों के प्रोपेगेंडा को फेल किया था। अंग्रेज जो कहते थे कि भारत सपेरों का देश है और उसका अपना कोई इतिहास नहीं है, उस नैरेटिव को जवाब देने के लिए यह कालखंड इतिहास का बेहद इंपॉर्टेंट कालखंड माना जाता है। आज मैं आपको 10 पॉइंट्स में गुप्त साम्राज्य का पूरा इतिहास बताऊंगा। इस साम्राज्य में कौन कौन से बड़े राजा हुए, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे और क्यों गुप्त काल के 250 सालों में से करीब 100 सालों के टाइम पीरियड को कहा जाता है इंडिया का एंशिएंट टाइम का गोल्डन पीरियड। ये सब अभी आपको पता चलेगा, तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अब गुप्त साम्राज्य के इतिहास की शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि इस राजवंश की स्थापना हुई कैसे। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई राजवंश उभरे। एग्जाम्पल के लिए शुंग राजवंश और सातवाहन। इसी बीच देश में इंडो ग्रीक्स भी आए, जिसमें शक, पहलव और कुषाण राजवंश भी शामिल थे। कुषाणों ने नॉर्थ इंडिया में मथुरा से लेकर कश्मीर और उज्बेकिस्तान तक शासन किया। कुषाण राजवंश के दौरान ही तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। माना जाता है कि प्रयागराज के पास कौशांबी में इस राजवंश का जन्म हुआ। इसके सबसे पहले राजा माने जाते हैं श्रीगुप्त, जिन्होंने इस राजवंश की नींव रखी थी। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इन्हें आदिराज कहकर बुलाया गया है। श्रीगुप्त के टाइम पीरियड में ही महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। इसीलिए माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि श्रीगुप्त किसी के अंडर एक शासक थे। इतिहासकार केपी जायसवाल ये मानते हैं कि श्रीगुप्त भार शिवों के अधीन एक छोटे से राज्य प्रयाग के शासक थे। खैर, श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी के आसपास गुप्त राजवंश की नींव रखी। उनके बाद घटोत्कच ने गुप्त राजवंश की गद्दी को आगे संभाला। लेकिन बड़े पैमाने पर गुप्त साम्राज्य तब बड़ा होता है जब चौथी शताब्दी की शुरुआत में 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और आगे चलकर स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड तक गुप्त साम्राज्य फलता फूलता रहा। तो आइए सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में और उनके किए गए कामों के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम इस सवाल पर आएंगे कि आखिर क्यों गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की नींव भले ही डाली थी श्रीगुप्त ने, लेकिन इस राजवंश के असली संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। साल 320 से 335 ईस्वी तक राज करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के बेटे थे। चंद्रगुप्त ने भी युद्ध और वैवाहिक संबंधों के सहारे गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने नेपाल के ताकतवर लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इससे गुप्त साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। चंद्रगुप्त के अधीन ही गुप्त साम्राज्य उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों तक फैल गया और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक वैसे ही जैसे मौर्य डायनेस्टी में पाटलिपुत्र अपने आप में मगध एम्पायर की राजधानी होती थी। चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। इन्हें गुप्त साम्राज्य के पहले महान राजा के तौर पर जाना जाता है। इन्हीं चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे समुद्रगुप्त, जो साल 335-36 में राजा बनते हैं। समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य के सबसे महान मिलिट्री कमांडरों में से एक माना जाता है। इनके ही दौर में गुप्त साम्राज्य तेजी से फैलता है। प्रयागराज में मौजूद है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें इनकी विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने ऊपरी गंगा घाटी के शासक पर हमला किया और कई दूसरे राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य में उन्हें मिला लिया।
उन्होंने उत्तर में हिमालय तक सभी राजाओं को हराया था। इलाहाबाद प्रशस्ति की 21वीं लाइन में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने बहुत ही क्रूर तरीके से आर्यावर्त के 9 राजाओं को खत्म कर दिया और यहाँ के जंगल के सभी राजाओं को अपना नौकर यानी अधीनस्थ बना लिया। इसमें आर्यावर्त के रुद्रदेव, मटीला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदिन और बालवर्मन जैसे राजा शामिल थे। कहा जाता है कि इन राजाओं ने मिलकर समुद्रगुप्त से लड़ाई लड़ी थी, यानी एक साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन फिर भी ये उनसे जीत नहीं पाए। इसके बाद समुद्रगुप्त बढ़ते हैं पश्चिम भारत की तरफ। यहां उन्होंने मालवा, अमीर, काक, मुद्रक, यौधेय, सकानिक, नागार्जुन, खरपारिक और प्रार्जुन जैसे राजाओं को हराया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। यानी कि समुद्रगुप्त बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाइयां लड़ रहे थे। इसके बाद समुद्रगुप्त रुके नहीं, उन्होंने बंगाल, कामरूप यानी असम, नेपला यानी नेपाल और कात्रीपुरा यानी पंजाब और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को भी जीत लिया। लेकिन इन सब को उन्होंने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रखा। उन्होंने मध्य भारत के साथ और दक्षिण भारत के साथ के राजाओं को भी हराया। इलाहाबाद अभिलेख की 19वीं और 20वीं लाइन में जगहों के नाम लिखे हुए हैं। इसमें आज के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के साथ साथ भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटों के राजा भी शामिल थे, जैसे कि मेकिंग के महेंद्र, महाकांतारा के व्याघराज, कोटुरा के स्वामी दत्त, कांची के विष्णुगोप, वेंगी के हस्तबर्मन, पालक्का के उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर और कुस्थालपुरा के धनंजय। इस तरह से आप देख सकते हो कि इनका जो विजय रथ है वो रुक नहीं रहा था। इनका विजय रथ सिलोन यानी श्रीलंका तक पहुंच गया था। चाइनीज सोर्सेस बताते हैं कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से इजाजत ली थी बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए। एक तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा समुद्रगुप्त के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। इसमें नेपाल से लेकर पंजाब, उत्तर भारत में और दक्षिण पूर्व में मौजूद पल्लव डायनेस्टी तक इनका इंपैक्ट था। तो आप देख सकते हो कि समुद्रगुप्त जो हैं वो इनके सबसे महान राजाओं में से एक क्यों माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर गुप्त राजाओं में जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने बड़े पैमाने पर नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया के कई राजाओं को हराया। जितने नाम मैंने आपको बताए हैं ये सब नाम, ये सभी लोग समुद्रगुप्त के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कोई भी समुद्रगुप्त से नहीं जीत पाया। और सबसे बड़ी बात है कि इन सभी एरियाज को जीतने के बाद समुद्रगुप्त करते हैं अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ के सिक्के भी उन्होंने जारी किए थे। समुद्रगुप्त क्योंकि कभी हारे नहीं और उन्होंने गुप्त साम्राज्य को लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला दिया था, इसी वजह से, उनकी इन अचीवमेंट्स की वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन मैं आपको बताऊं तो फ्रांस का रूलर हुआ करता था। अब दोस्तों ये तो हो गई समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कि किस पैमाने पर उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन वो जितने अच्छे मिलिट्री कमांडर थे उतने ही अच्छे कवि भी थे। उन्हें कविराज की उपाधि मिली हुई है और उनके सिक्कों में उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने संस्कृत को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। वो वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दूसरे धर्मों को भी बराबर सम्मान दिया। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने वासुबंधु नाम के महान बौद्ध स्कॉलर को अपने दरबार में सम्मान दिया था। समुद्रगुप्त ने करीब 40 सालों तक शासन किया और वो कर दिखाया जो अशोक के बाद करीब 500 सालों तक कोई नहीं कर पाया था। साल 376 में समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई और इसी साल समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने गद्दी संभाली। हालांकि माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले उनके भाई रामगुप्त गुप्त राजा बने थे। इतिहास में रामगुप्त का उल्लेख बहुत कम मिलता है। वो गद्दी से क्यों हटाए गए और चंद्रगुप्त द्वितीय उनकी जगह पर राजा कैसे बने, इसको लेकर एक दिलचस्प कहानी है। संस्कृत का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। इस नाटक में कहानी मिलती है कि रामगुप्त को समुद्रगुप्त ने साल 370 में ही राजा बना दिया था, लेकिन रामगुप्त बहुत कमजोर राजा थे। उनके काल में शकों ने जब हमला किया तो डर के मारे रामगुप्त ने शकों से अपनी पत्नी ध्रुव देवी का समझौता कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ ध्रुव देवी की जान बचाई बल्कि गुप्त राजाओं की भी लाज रखी। ध्रुव देवी ने बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी कर ली और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा बना दिया गया। रामगुप्त को इतिहास से लगभग मिटा दिया गया। अब इस किस्से से आगे बढ़ें तो समुद्रगुप्त ने जहां साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय ने आर्ट और कल्चर के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर भी फोकस किया। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही गुप्तकाल को इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब ये गोल्डन पीरियड कैसे आया और क्या चीजें थी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए चंद्रगुप्त की विजयों के बारे में भी जान लेते हैं। उन्होंने भी विवाह और युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
उन्होंने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग से शादी की। इन्हीं कुबेर नाग से उन्हें एक बेटी हुई जिनका नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त की शादी इन्होंने वाकाटक राजा रुद्रसेन से कराई। उस दौर में वाकाटक और नाग राजवंश काफी ताकतवर माने जाते थे, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इन राज्यों को अपने कंट्रोल में किया। वाकाटकों से दोस्ती का फायदा इन्हें मिलता है मालवा और गुजरात के क्षेत्र को जीतने में। इन्हीं के काल में गुप्त राजाओं का शासन पश्चिमी तट तक पहुंच गया था, जो कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए गुप्त राजाओं के लिए बहुत जरूरी था। इसी ट्रेड के चलते उज्जैन का भी खूब विकास होता है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। दिल्ली के महरौली इलाके में मौजूद लौह स्तंभ बताता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता था। इसके साथ ही इन्होंने चांदी और कॉपर के सिक्के भी जारी किए, जिसमें उन्हें चंद्र नाम से बुलाया गया है। इन्हीं के काल में फाहियान भारत आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त के टाइम पर भारत के बारे में काफी चीजें बताई थी। ऐसे ही एक अभिलेख है उदयागिरी, ये गुफा अभिलेख है और इन्हें दिग्विजय कहकर बुलाया गया है इन अभिलेखों में, जिसका मतलब है पूरी दुनिया को जीतने वाला। लेकिन दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय सिर्फ इसी के लिए जाने जाते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि नवरत्न सिर्फ अकबर के टाइम पर थे तो ऐसा भी नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में सबसे पहले नवरत्नों का जिक्र मिलता है, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, वराहमित्र जैसे विद्वान मौजूद थे। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा बनते हैं कुमारगुप्त। इन्होंने साल 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रूल किया। इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि कुमारगुप्त ही वो राजा थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। आगे चलकर नालंदा यूनिवर्सिटी एक महान इंडियन यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आती है। इनके बाद से ही गुप्त काल अस्थिर भी हो गया था, क्योंकि इनके साम्राज्य में हूणों का आक्रमण बढ़ गया था, जो कि हिंदू कुश पर्वत पार करके आए थे। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त ने साल 455 ईस्वी में गद्दी संभाली। इन्होंने भी विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण किया था। इनके बारे में जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। यह अभिलेख बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो सुदर्शन झील बनवाई गई थी उसको इन्होंने रिनोवेट कराया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद दोस्तों कई गुप्त राजा हुए, लेकिन वो कमजोर थे, जैसे कि पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त। ये सभी गुप्त साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और फिर इनका पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे और भी कारण हैं, इन्हें हम दूसरे सेक्शन में डिटेल में जानेंगे। अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर साम्राज्य गुप्त काल जो है वो गुप्त साम्राज्य इतना बड़ा कैसे हुआ। आखिर गुप्त साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, किस तरह से उन्होंने इस साम्राज्य को संभाला। तो गुप्त साम्राज्य को समझने के लिए आप इसकी शासन व्यवस्था को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है केंद्रीय शासन, दूसरा है प्रांतीय शासन, तीसरा जिले का शासन और चौथा ग्रामीण शासन। तो सबसे पहले केंद्रीय शासन की बात करें तो इस व्यवस्था में राजा प्रमुख होता था, लेकिन उसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद भी होता था। सबसे बड़ी बात है कि मौर्यों की तरह यहाँ ब्यूरोक्रेसी बड़े पैमाने पर नहीं थी और रिजिड भी नहीं थी, है ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सामंती व्यवस्था चलती थी। सामंती व्यवस्था में पड़ोसी राज्यों को जीतने के बाद उन्हें लोकल राजा मान लिया जाता था। ये लोकल राजा अपने एरिया में रूल करने के लिए आजाद थे, लेकिन उन्हें गुप्त राजाओं को अपना शासक मानना होता था और कुछ टैक्स देना होता था। इसका प्रमाण इलाहाबाद स्तंभ के एक शिलालेख से मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने अपने शत्रुओं को ना तो मारा ना ही नष्ट किया, बल्कि उन्हें अपने अधीन कर लिया। तो यहां पर जो अधीन करने की बात आ रही है वो इसी चीज को लेकर आ रही है। गुप्त साम्राज्य में सामंत एक पड़ोसी सहायक शासक होता था, जो गुप्त अधिपतियों का मित्रवत यानी कि एक तरह का फ्रेंडली सहायक होता था। ठीक ऐसे ही बड़े पैमाने पर इस टाइम पर लैंड ग्रांट्स भी दिए जाते थे, जिससे जो सत्ता है या जो शासन है वो डिसेंट्रलाइज होता था। गुप्त राजाओं में प्रांत यानी स्टेट को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो जैसे आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है, इन सभी स्टेट जो हैं उस टाइम पे उनको भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति को उपरीक या गवर्नर संभालते थे। तो जैसे आज जो सीएम होता है एक स्टेट का, वो उस टाइम पीरियड पर उपरीक कहा जाता है। फिर यही प्रांत कई सारे जिलों में बटे हुए थे। ठीक है, तो जैसे आज के टाइम पर आपको यूपी में कई जिले मिल जाएंगे, बिहार में जिले मिल जाएंगे, हर राज्य के जिले हैं। उस टाइम पर इन जिलों को विषय कहा जाता था और इन जिलों को चलाने वालों को विषयपति कहा जाता था। जैसे आज के टाइम पर जो डीएम होते थे वो उस टाइम पीरियड पर विषय कहलाते थे। अब अगर आए लोकल प्रशासन में, तो यहाँ ग्राम सभाएं शामिल थी जो स्थानीय मामलों के प्रबंधन के लिए जरूरी थी।
गुप्तों ने एक मजबूत नौकरशाही प्रणाली तो बनाए रखी और साथ ही साथ लोकल गवर्नेंस और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सामंतों पर ये लोग निर्भर थे और इसी चीज ने गुप्तों को बहुत लंबे टाइम तक टिके रहने में मदद भी की। अब आते हैं सवाल पर कि गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है गुप्त काल को। देखिए, गुप्त काल में भारत में बड़े पैमाने पर कला, साहित्य और विज्ञान की प्रगति होती है और कुछ ही सालों में देश में कई बड़े विद्वान उभरते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। इन महारथियों को संरक्षण देने का काम किया गुप्त राजाओं ने। तो आइए आप जानते हैं एक एक करके कि गुप्त काल में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां रही। अब देखिए, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि समुद्रगुप्त का ध्यान साम्राज्य के विस्तार पर था, तो वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके बाद के राजाओं ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ आर्ट और कल्चर के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर फोकस किया। इसमें सबसे बड़ा रोल आता है समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय का। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से गुप्त काल को इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर है जो 1500 सालों से खड़ा हुआ है और इसमें आज तक जंग नहीं लगी। यह सबूत है कि गुप्त काल में इंजीनियरिंग और मेटलर्जी काफी ज्यादा एडवांस थी, धातु विज्ञान में लोग पारंगत थे। गुप्त काल में ही कई बड़े साइंटिस्ट भी मिलते हैं भारत को जिनकी डिस्कवरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी पर पकड़ रखने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ज्योतिषी हुआ करते थे। अब आपने ये तो सुना होगा कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, लेकिन उनकी डिस्कवरी सिर्फ जीरो तक लिमिटेड नहीं थी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नाम की किताब लिखी। उन्होंने इस किताब में बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राक्षसों की वजह से नहीं होते हैं। ये उस टाइम पे पूरी दुनिया भर में मान्यता होती थी कि राक्षसों की वजह से जो है सूरज और चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट ने साइंटिफिकली यह साबित किया कि ग्रहों की चाल और उनकी सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा की वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट ने पाई की सटीक वैल्यू का पता लगाया। उनके इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से आगे चलकर अरब के लोगों को करीब 11वीं-12वीं शताब्दी में ज्योमेट्री और अलजेब्रा की मैथ को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारा काम सिर्फ ज्ञान वाला ही हो रहा था या जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्ट्स के लिए ही हो रहे थे। जनता के, आम जनता के जीवन को अच्छा बनाने वाला काम भी इस समय में काफी बड़े पैमाने पर हुआ। इस टाइम पीरियड के बारे में ज्यादातर जब बात करते हैं तो लोग सिर्फ आर्यभट्ट का नाम याद रखते हैं, लेकिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर को आप एक तरह से एनवायरमेंट साइंटिस्ट कह सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी वृहत संहिता। इसमें खेती करने के साइंटिफिक तरीके बताए। ये तक बताया कि कैसे बिना मौसम के भी फल उगाए जा सकते हैं, यानी कि सर्दियों में आम की फसल ले लीजिए, इस तरह से असली नस्ल को कैसे पहचाना जा सकता है जानवरों की या फसलों की, और इस तरह की चीजें उन्होंने अपनी किताब में लिखी। माना जाता है कि वराहमिहिर की वजह से गुप्त काल में खेती बड़े पैमाने पर डेवलप हुई। ये सभी वैज्ञानिक और ज्योतिषी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे और इनका काफी सम्मान था। इसी क्रम में अगला नाम आता है ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त ने ज्योमेट्री के एरिया में काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने सबसे पहले ट्रायंगल के पैरामीटर और एरिया निकालने के फॉर्मूला दिए थे। ठीक ऐसे ही मेडिसिन या मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत तरक्की होती है। इसी काल में सुश्रुत होते हैं जिन्होंने मॉडर्न सर्जरी की नींव रखी थी। सुश्रुत ने 300 प्रकार के ऑपरेशन प्रोसेसेस की खोज की। उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी में एक्सपर्टीज हासिल की। यही नहीं, वो आंखों का भी ऑपरेशन करते थे। ऐसे ही पालकाप्य नाम के विद्वान ने हस्त आयुर्वेद को लिखा, जिसमें मेडिसिन और सर्जरी ने हाथियों की बड़ी बीमारियों का इलाज करने के बारे में जानकारी दी गई है। इस टाइम पीरियड में एक दूसरे विद्वान थे धन्वंतरी, जिन्हें अपने आयुर्वेद की नॉलेज के लिए जाना जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इन सब के नाम सुने होंगे और जाहिर सी बात है ये सभी लोग गुप्त काल में आए थे। अब दोस्तों, गुप्त काल को समृद्धि का काल भी माना जाता है। इसी समृद्धि ने गुप्त काल में आर्ट, आर्किटेक्चर और पेंटिंग को भी खूब बढ़ावा दिया। गुप्त काल में फ्रेस्को और टेम्परा मेथड से चित्र बनाए जाते थे। इनमें गीले प्लास्टर पर शेप बनाया जाता था और इसी में रंग भर दिए जाते थे। आज अगर महाराष्ट्र में आप जो अजंता की गुफाएं देखते हैं, वहां ऐसी ही पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसे ही मथुरा में भी भगवान कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति मिलती है, जो उस टाइम पर ही बनवाई गई थी। ये सभी अपने आप में आर्ट का एक नायाब नमूना है। अब यही वो दौर भी है जब हमें मंदिर निर्माण के शुरुआती सबूत भी मिलते हैं। भारत में गुप्त राजाओं से पहले मंदिर का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। माना जाता है कि आज के टाइम के मंदिरों की शुरुआत गुप्त काल से हुई थी। यूपी के भीतर गांव में मंदिर जो मिलते हैं वो भारत के सबसे पुराने जीवित और ईंटों से बने मंदिरों के उदाहरण हैं। इसे गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था।
इस तरह से गुप्त साम्राज्य को हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के रूप में भी देखा जाता है, जो कि हमारे इस डिस्कशन का अगला हिस्सा है, यानी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। दोस्तों, गुप्त काल में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म को मजबूती मिलती है। गुप्त शासकों, खासतौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके बाद के आने वाले राजाओं ने हिंदू धर्म को खूब प्रमोट किया। ये लोग विष्णु और शिव के भक्त थे और इन देवताओं की पूजा को बढ़ावा देते थे। इसी काल में मंदिर निर्माण की परंपरा का विकास हुआ, जो मैंने अभी बताया। पहले के साधारण मंदिरों की जगह पत्थरों से मंदिर बनाए जाने लगे और उनका जो संरचना था, उनका जो स्ट्रक्चर था, वो भी बड़े पैमाने पर बनाया जाने लगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उसी टाइम पीरियड का मंदिर है, जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। इसी तरह से गुप्त काल में कई धार्मिक ग्रंथों का भी संकलन हुआ। पुराणों जैसे कि विष्णु पुराण और शिव पुराण को इसी टाइम पर लिखा गया और इन्हें व्यवस्थित किया गया। ये सभी ग्रंथ न केवल धार्मिक कथाओं का संग्रह थे, बल्कि समाज के नियम, कानून और नैतिकता का भी आधार बने। यही वो टाइम पीरियड है जब हिंदू धर्म के महान ग्रंथ जैसे कि रामायण और महाभारत को भी कंपाइल किया गया 4वीं शताब्दी में। ये दोनों महाकाव्य बुराई पर अच्छाई की जीत का मैसेज देते हैं। साथ ही स्मृति ग्रंथों जैसे मनुस्मृति ने सामाजिक कानूनी ढांचे को स्थापित करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। इस टाइम पीरियड में भक्ति पर आधारित पूजा पद्धतियां भी प्रसिद्ध हुई, जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद के देवता को खुद पूजा उनकी कर सकता था। इस काल की कला और मूर्ति कला ने भी धर्म को एक नया आयाम दिया। विष्णु, शिव, दुर्गा और लक्ष्मी की मूर्तियां इस टाइम पर आती हैं, जो धार्मिक आस्था का सिर्फ प्रतीक नहीं थी, बल्कि कला और सौंदर्यता का भी अद्भुत उदाहरण थी। अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकारी और गुप्त काल की मूर्ति कला आध्यात्मिकता और मानवता के अद्भुत मिश्रण को दर्शाती है। हालांकि इस टाइम पीरियड में बुद्ध धर्म मौजूद था, लेकिन हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और गुप्त शासकों के समर्थन के कारण जो हिंदू धर्म था वो ऊपर बढ़ता चला गया और बुद्धिज्म की जो लोकप्रियता है वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन सिर्फ धर्म से संबंधित ग्रंथों को ही इस काल में नहीं लिखा गया, नहीं संकलन किया गया। बड़े पैमाने पर इस काल में अलग अलग ग्रंथ लिखे गए। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं के आधार पर संस्कृत ग्रामर का भी विकास हुआ। इस तरह से हिंदू धर्म को गुप्त काल में आगे बढ़ने में मदद मिली। ठीक ऐसे ही कामंदक का नीतिसार और कामसूत्र जैसे ग्रंथ लिखे गए। गुप्त काल के शुरुआती टाइम में भास नाम के कवि हुए, जिन्होंने संस्कृत के 13 नाटक लिखे। इसी काल में हुए संस्कृत के सबसे महान साहित्यकार, जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कालिदास की। गुप्त काल में साहित्य को चरम तक पहुंचाने का काम कालिदास नहीं किया था। कालिदास की छोटी बड़ी कुल 40 रचनाएं हैं, जिन्हें अलग स्कॉलर्स ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसमें सबसे फेमस है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। इसके साथ ही 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके साथ ही 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। ये सभी बहुत फेमस हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है और इसमें अग्निमित्र की कहानी दी हुई है। पंच महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध संस्कृत के पंच महाकाव्य इसी काल में लिखे गए। अब इस तरह से देखा जाए तो गुप्त काल में बड़े पैमाने पर कला, साहित्य और धर्म का विकास होता है और यही वजह है कि इस टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस गोल्डन पीरियड को बनाए रखने में गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा रोल था। इस काल में बड़े पैमाने पर इकोनॉमी में ट्रेड डेवलप हुआ। बेशक खेती जो है वो लोगों का मुख्य धंधा था, लेकिन दूसरे कई व्यवसाय जैसे शिल्प का उत्पादन और बाकी चीजें जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ डेवलप होते हैं। गुप्त काल की सबसे बड़ी खासियत है गिल्ड प्रणाली। ये व्यवस्था कारीगरों और जो व्यापारी होते थे उनका एक संगठन होता था बेसिकली, और अपने अपने स्पेशल क्षेत्र में लोग अपनी अपनी चीज़ों का ध्यान रखते थे। गुप्त काल में गिल्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। गिल्ड एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी भी हो जाती हैं। इनके पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह से ही ताकतें हुआ करती थी। एक प्रांत में गिल्ड एक ट्रेड को नियंत्रित करते थे और उस पर अपनी जो है इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है उसको जाहिर कर देते थे। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक स्तर पर गुप्त काल में बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की होती है। यही वजह है कि गुप्त काल को भारत के प्राचीन इतिहास की समृद्धि का काल भी माना जाता है। लेकिन 6वीं शताब्दी आते आते गुप्त साम्राज्य भी पतन की ओर जाने लगता है और इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण जिम्मेदार थे। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हूणों का आक्रमण। गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने हूणों के शुरुआती आक्रमण के खिलाफ बहादुरी और बहुत हिम्मत करके लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर साबित हुए और हूणों के आक्रमण को रोक नहीं पाए। हूणों के बारे में बताऊं तो ये हिंदुकुश पर्वत करके भारत आए थे और उनके पास बहुत अच्छी घुड़सवारी थी और वो बहुत अच्छे तीरंदाज भी हुआ करते थे। इसी के दम पर न केवल उन्होंने ईरान में जीत हासिल की, बल्कि भारत में भी बड़े पैमाने पर उन्होंने राज्यों को हराया।
5वीं शताब्दी के आखिर तक हूणों के प्रसिद्ध राजा तोरमाड़ ने मध्य भारत में भोपाल के पास एरड़ और पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। 485 ईस्वी तक हूणों ने पंजाब, राजस्थान, कश्मीरी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तोरमाड़ के बाद उनके बेटे मिहिरकुल ने गद्दी संभाली, जिसे माना जाता है कि वो एक अत्याचारी शासक थे। कल्हड़ की राज सारंगिणी में और ह्वेनसांग ने अपने विवरणों में उसे बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है। हालांकि हूणों की ताकत मालवा के यशोवर्मन, गुप्त साम्राज्य के नरसिंहगुप्त, बालादित्य ने उखाड़ फेंकी, लेकिन हूणों के नुकसान से गुप्त साम्राज्य जो है वो उबर नहीं पाया। अब दोस्तों, एक और कारण था जिसकी वजह से इस साम्राज्य का पतन होता है, और यह कारण था सामंतों का उदय। ये गुप्त काल के पतन का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। मालवा के यशोवर्मन जो थे वो गुप्त के सामंत भी थे, लेकिन जब उन्होंने मिहिरकुल को हरा दिया तो मिहिरकुल को हराने के बाद उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को चैलेंज किया। साल 532 में इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को लगभग जीत लिया और यहाँ पर अपने विजय के स्तंभ स्थापित किए। हालांकि यशोवर्मन कम समय के लिए राजा बने, लेकिन गुप्त साम्राज्य को इससे बहुत बड़ा झटका लगता है। बाकी सामंत भी गुप्त राजाओं के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े हुए और उन्होंने आखिरकार बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब जगहों पर खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। यही वजह है कि स्कंदगुप्त के बाद वेस्टर्न मालवा और सौराष्ट्र में शायद ही आपको कोई सिक्का या अभिलेख मिलता है जो गुप्त राजाओं का हो। गुप्त राजाओं के पतन में एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक भी था, क्योंकि होता यह है कि 5वीं शताब्दी के आखिर तक गुप्तों ने वेस्टर्न इंडिया को खो दिया था, और इससे गुप्त साम्राज्य का जो व्यापार और वाणिज्य था, जिससे उसको फायदा मिलता था, वो इनकम चली गई। इससे वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए, और इसी वजह से आगे चलकर जो है गुप्त साम्राज्य का पतन होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूरे गुप्त साम्राज्य की। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है यहाँ तक, तो अभी तक गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको काफ़ी अच्छी और काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। और ये था हमारा लाइव आज का, जिसमें मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया। अगला लाइव आप किस चीज़ पर देखना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर बनाने की कोशिश करूँगा कंटेंट। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको नए वीडियोज़ और लाइव में आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। बहुत बहुत